हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभवमापी, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, विभवमापी पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड मतलब प्रैक्टिकल सिलेबस में भी 2 प्रैक्टिकल आएंगे इसमें विभवमापी के, और विभवमापी के 2 प्रैक्टिकल जो आएंगे वो हम आगे स्टडी करेंगे उसमें। तो उसको स्टडी करने से पहले हम विभवमापी की जो भी बेसिक थ्योरी है वो हम आज स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देख लेते हैं जो भी बेसिक थ्योरी है इसकी, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये क्या होता है, इसका जो सर्किट है वो कैसा होता है, मतलब जो भी मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीज़ें आएंगी वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, ये आज बेसिक है लेकिन थोड़ा लेक्चर ज़्यादा नहीं है, 30 मिनट्स का तो करीब करीब जाएगा, ये इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, 30 मिनट्स तो कंफर्म है। तो देखिएगा, विभवमापी क्या है। विभवमापी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर को माप सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर को माप सकते हैं, मतलब विभवांतर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, विभवमापी यूज करते हैं। याद रखिएगा, जो वोल्टमीटर होता है वो भी विभवांतर को ही मेजर करता है, विभवांतर को ही मेजर करता है, लेकिन वोल्टमीटर शुद्ध रूप से विभवांतर को मेजर नहीं करता है। लेकिन विभवमापी क्या करता है, प्योरली यानी वास्तविक रूप से यानी यथार्थता से क्या करता है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर को मापता है, प्योरली मेजर करता है ये, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्योरली। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पोटेंशियल लॉस हो जाए, मतलब प्योर पोटेंशियल देगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ठीक है ना। ये विभवमापी, इसकी खास बात यही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। और ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में हमें क्या देखना पड़ेगा, सुई कहाँ पर देखनी पड़ेगी, जो निडल है वो 0 पे देखनी पड़ेगी। तो जब निडल 0 पे होगी उस केस में क्या होगा, उस केस में सर्किट यानी परिपथ क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, धारा ग्रहण नहीं करेगा, धारा ग्रहण नहीं करेगा। तो मतलब परिपथ कहने का मतलब जो विभवमापी है वो उस परिपथ से धारा नहीं लेगा, कहने का मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, मतलब सॉरी गैल्वेनोमीटर है, वो क्या नहीं करेगा, परिपथ से धारा नहीं लेगा, सॉरी भाई, क्योंकि इसमें परिपथ में तो धारा आएगी लेकिन उस धारा को लेगा कौन नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं लेगा, है ना। परिपथ से जो आने वाली जो धारा है उस धारा को गैल्वेनोमीटर नहीं लेगा। कब नहीं लेगा, जब गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ होगी, उसकी नीडल कहाँ होगी, 0 पे होगी, 0 पे होगी, अर्थात धारामापी शून्य विक्षेप की अवस्था में होगा। तो उस केस में धारामापी परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है, और उसी केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मेजर करना होता है, ठीक है ना। ये बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, तो इस बात को आप भूलिए मत, ठीक है ना, भूलिएगा मत, ये ध्यान रखिएगा। ये जैसे कि मैंने इसमें डायग्राम बना रखा है, यहाँ एक नॉर्मली एक डायग्राम बनाया है। देखिएगा, इसमें एक रेजिस्टेंस है R, इसमें से करंट I पास हो रही है, इसमें से देखिए यहाँ थ्रू आउट हो रही है करंट I। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट A, और ये हमारा पॉइंट A है, हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, जो कि क्या होगा, V बराबर क्या होगा, I इंटू R। तो पोटेंशियल डिफरेंस, रियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, रियल होता है ये। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे ही क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम लगाते हैं वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर क्या करता है, ये वोल्टमीटर पॉइंट A और पॉइंट B यानी रेजिस्टेंस के सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मेजर करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो वोल्टमीटर जैसे ही हम रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाएंगे, प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगाएंगे, तो ये वोल्टमीटर क्या करता है, ये कुछ धारा क्या कर लेता है, परिपथ से ग्रहण कर लेता है। बहुत कम धारा है जो कि ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। जैसे कि I डैश के रूप में ये वोल्टमीटर कुछ धारा ग्रहण कर लेगा, और बाकी जो शेष करंट है, जो बची हुई जो धारा है, वो कहाँ से निकल जाती है, इस प्रतिरोध R में से निकलेगी। तो यहाँ उस केस में A व B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, I माइनस I डैश इंटू R, क्योंकि करंट कितनी पास होगी इस रेजिस्टेंस R से, I माइनस I डैश के रूप में होगी, क्योंकि I डैश इधर आ गई, टोटल करंट I है, तो इसमें से कितनी करंट जाएगी, I माइनस I डैश। तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर I माइनस I डैश इंटू R के रूप में होगा।
जो कि रियल पोटेंशियल से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, कम होगा। वी डैश लेस देन वी होगा ना, क्योंकि वी तो ये हाई आर, लेकिन वी डैश क्या है, ये है जो कि क्या है, वी से कम है, वी से कम है ना ये वी डैश। तो ये बात प्रूफ हुई है कि वोल्टमीटर के द्वारा जो मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश है वो वास्तविक विभवांतर वी से क्या है, कम है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो वोल्टमीटर मेजर करता है वो एक्चुअली, जो वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, विभवांतर को मेजर करता है, उस विभवांतर का जो मान है वो प्योर नहीं होता है, इम्प्योर होता है। मतलब प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ एरर होता है। एरर का मतलब वो प्योर कुछ धारा अपनी तरफ ले लेता है, अपनी तरफ वो उस धारा को ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से वो प्योरली मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट नहीं कर पाता है, विभवांतर को नहीं माप सकता है। लेकिन विभव मापी क्या कर सकता है, प्योर मतलब रियल यथार्थ रूप से क्या कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, क्योंकि ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। और शून्य विक्षेप विधि पर आधारित का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर, वो गैल्वेनोमीटर उस परिपथ से क्या नहीं लेता, धारा नहीं लेता है शून्य विक्षेप की स्थिति के अंदर, तो जिसकी वजह से प्योर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। इसको एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे हम डिटेल में, तो अभी तो खाली मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन है इसका एक प्रकार से। अब देखिएगा आगे इसकी स्ट्रक्चर और देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर वैसे बनाई नहीं है, वैसे हम इसको सर्किट डायग्राम के रूप में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सर्किट बनावट में तो आप दिए ही ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर में तो इसमें क्या होता है, एक हाई रेजिस्टिविटी यानी उच्च प्रतिरोधकता की एक मिश्र धातु का एक समान व्यास का 10 मीटर लंबा तार होता है। 10 मीटर लंबा तार होता है जो कि एक एक मीटर के फेरे के रूप में लकड़ी के तख्ते पर व्यवस्थित होता है। लकड़ी का एक कोई बॉक्स होता है, उस बॉक्स पर एक लकड़ी का पूरा तख्ता होता है, उस तख्ते के ऊपर एक एक मीटर के फेरे के रूप में वो 10 मीटर लंबा तार व्यवस्थित होता है। 10 फेरे होते हैं उसके अंदर टोटल, क्योंकि एक एक मीटर का होता है ना, तो 10 फेरे होते हैं। और लकड़ी के तख्ते पर वो क्या होता है, वो एक एक मीटर का जो तार है, वो 10 मीटर का पूरा जो तार है वो लकड़ी के तख्ते पर व्यवस्थित होता है, ठीक है ना। और उसी तख्ते पर क्या होता है, एक स्केल पैमाना, मीटर स्केल पैमाना भी लगा होता है, जो कि क्या बताता है, जो कि शून्य विक्षेप की स्थिति को निर्धारित करता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इस लकड़ी के जो तख्ता होता है, इस तख्ते में 2 पेच होते हैं। एक तो पेच मतलब 2 पेच होते हैं, और उन पेचों से हम क्या करते हैं, तार का प्रारंभिक और अंतिम सिरा जोड़ते हैं, ठीक है ना। जो 10 मीटर लंबा तार होता है ना, 10 मीटर लंबा तार, तो तार का जो प्रारंभिक सिरा है वो तो हम जोड़ देते हैं बिंदु ए से, मतलब ऐसे बोल दो यहाँ पे, जो तार का जो प्रारंभिक और अंतिम सिरा, जैसे ए और बी हो गया, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम जो सिरे हैं वो क्रमशः हम किससे जोड़ेंगे, ए और बी संयोजक पेचों से जोड़ देंगे, ठीक है ना। मतलब ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी डिटेल में समझ में आएगा। अभी थोड़ा मतलब हमें इमेजिनेशन लेना पड़ेगा टोटल जितना भी है। तो ये बात याद रखिएगा, जो पूरा तार होता है ना, तार उसका जो एक तो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक होता है लास्ट पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पेज ए से जोड़ेंगे, और जो लास्ट पॉइंट है वो पेज बी से जोड़ देंगे, ठीक है ना। तार का लास्ट पॉइंट किससे जोड़ेंगे, बी से, और जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए से जोड़ेंगे, ठीक है। संयोजक पेज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और तार के समांतर क्रम में क्या लगा होता है, मीटर स्केल पैमाना लगा होता है, जो कि मैंने अभी बताया, जो कि क्या करता है, जो कि शून्य विक्षेप की स्थिति को क्या करता है, वहाँ से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जो कि जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो पढ़ी जाती है यहाँ से, ठीक है ना, तार के मीटर पैमाने पर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। बस खाली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 10 मीटर लंबा तार होता है, और उस तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि वो अलॉयज का बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है, जिसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। पूरा 10 मीटर का होता है, और उसका अनुप्रस्थ काट क्या होता है, पूरी की मोटाई क्या होती है, समान होती है, और लकड़ी के तख्ते पर एक एक मीटर के फेरे के रूप में वो व्यवस्थित होता है, लकड़ी के तख्ते पर, ठीक है ना। और उसी तख्ते पर क्या होता है कि मीटर पैमाना भी लगा होता है, और वो मीटर पैमाना क्या करता है, वो जोकी की जो शून्य विक्षेप की स्थिति है ना वो पढ़ता है, जो कि नहीं सर्पी कुंजी की जो शून्य विक्षेप की स्थिति उसको पढ़ता है, वो बताता है, ठीक है ना। वो ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में था। अब इसका जो यहाँ पर थ्योरी है वो और देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है इसकी। ये किस थ्योरी पर काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिएगा ये थ्योरी, पहले तो इसका स्टेटमेंट देखिएगा, फिर इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत ही शानदार है, मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इसकी थ्योरी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें विभवांतर या फिर विद्युत वाहक पर देखिएगा, एक मिनट ध्यान से सुनिए।
मैंने लिखा है कि यहाँ जो विभवांतर या देखिएगा विभवांतर या विद्युत वाहक बल इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा विद्युत वाहक बल हो या फिर विभवांतर जो कि अज्ञात रहेगा स्टार्टिंग में, जो कि हमें पता नहीं होगा, क्योंकि विभवमापी से हम क्या करते हैं अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर ही ज्ञात करते हैं। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना हम क्या करते हैं ज्ञात विभवांतर जो कि तार के परिवर्ती और वितरित विभवांतर के बराबर होता है, तो उससे करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में नहीं आई। देखो बात ये है कि हमें क्या करना है विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, अर्थात अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर को ज्ञात करना है। उसकी तुलना हमें किससे करनी पड़ेगी, जो विभवमापी के जो तार है ना उस तार पर वितरित रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वितरित और परिवर्ती जो कि चेंज होता रहेगा, परिवर्ती जो ज्ञात विभवांतर है उससे करते हैं उसकी तुलना। और ये कब होगा, ये जब शून्य विक्षेप की अवस्था होगी, उस केस में जो अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का जो मान है वो किसके बराबर हो जाता है, ज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाता है। यही हमारा क्या है विभवमापी का सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा, यही क्या हमारा विभवमापी का सिद्धांत है। दूसरा ये भी बोल सकते हो, दूसरा ऐसे भी बोलते हैं एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है वो विभव प्रवणता कहलाती है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी विभवमापी का सिद्धांत ही होता है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आती है भाई। देखो ये शून्य विक्षेप के केस में मिलेगा, शून्य विक्षेप के केस में ही क्या होगा, जो विभवांतर होगा ना अज्ञात विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल, जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, यानी अज्ञात विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर, उसका मान किसके बराबर होगा, ज्ञात विभवांतर के बराबर होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा विभवमापी का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ये पोटेंशियोमीटर है। अब देखिएगा इसका प्रूफ, देखिएगा प्रूफ को ध्यान से समझिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पूरे का समझ में आएगा लास्ट में, देखिएगा किस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। देखिएगा ये हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, विभवमापी का सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसमें दो सर्किट हैं, एक फर्स्ट सर्किट और ये होता है सेकंड सर्किट। तो फर्स्ट में क्या क्या है, अब इसमें ध्यान से सुनिए। विभवमापी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये विभवमापी के जो तार दिख रहा है ए बी तार ए बी दिख रहा है, तार ए बी, ये तार ए बी है, मतलब पूरा तार है, मतलब ये संयोजक पेज ए से जुड़ा है, ये संयोजक पेज बी से जुड़ा है। तार का प्रारंभिक बिंदु संयोजक पेज ए से और अंतिम बिंदु पेज बी से जुड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम तार ए बी बोल देंगे। तार ए बी के श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है, एक संचायक बैटरी, कुंजी के और एक धारा नियंत्रक आरएच होता है। अब धारा नियंत्रक आरएच क्या होता है ये आपको नहीं पता है शायद, तो धारा नियंत्रक क्या करता है, ये धारा को कंट्रोल करता है, मतलब इस धारा नियंत्रक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक स्लाइडर होता है, उस स्लाइडर को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, धारा को कम या ज़्यादा, मतलब प्रतिरोध को चेंज करते हैं, प्रतिरोध को बढ़ा करके धारा को कम या प्रतिरोध को कम करके धारा को बढ़ा सकते हैं। तो इसका यही काम होता है। ये वैसे हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना उस केस में काम में भी आएंगे, धारा नियंत्रक खूब काम में आएंगे और बहुत आसानी से इसको समझ भी लेंगे हम। ठीक है ना, वहाँ पर और भी डिटेल में बढ़िया समझ में आ जाएगा। आपको बस खाली यही ध्यान रखना है कि धारा को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, अगर धारा ज़्यादा है तो क्या करता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये स्लाइडर को आगे पीछे खिसकाकर मतलब प्रतिरोध को बढ़ा करके धारा को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर धारा कम है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, धारा को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को कम भी कर सकते हैं। तो ये दोनों काम ही करता है। वैसे धारा नियंत्रक स्पेशली यूज किया क्योंकि ये धारा को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अब ये तो हो गया प्राथमिक परिपथ, हो गया प्राथमिक परिपथ कंप्लीट हो गया। अब द्वितीयक परिपथ क्या होता है, इसमें द्वितीयक परिपथ में क्या होता है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें तार ए बी का जो प्रारंभिक सिरा ए है, इस ए को हम क्या करते हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को धारामापी से, और धारामापी का जो सेकेंड एंड है मतलब दूसरा सिरा है उसको जो कि जे से जोड़ते हैं। तो बस ये हो गया हमारा द्वितीयक परिपथ, हो गया कंप्लीट। ये तो पहले परिपथ के बारे में था। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो कि मेन प्रोसेस है वो क्या है वो हमें देखना है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये देखिए हमें तो ये दिख रहा आपको, ये अज्ञात विद्युत वाहक बल, इसी को ज्ञात करना है। जो द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा है ना, उस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, वो ज्ञात करना है। और उसको ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो सुनिएगा। देखिएगा ये धारा नियंत्रक आरएच है, इसका प्रतिरोध मैंने क्या कर दिया, बहुत ही कम है, मतलब न के बराबर है, नगण्य है। तो उस केस में संचायक सेल से जो धारा प्रवाहित होगी, मतलब तार ए बी में से
संचायक सेल की वजह से, क्योंकि कुंजी के लगाएंगे यहाँ पर, और सेल की वजह से क्या होगा, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, प्राथमिक परिपथ में तो धारा प्रवाहित होगी। और ये जो धारा प्रवाहित होगी अर्थात जो ये विभवांतर होगा, ये किसका, सेल ईपी का विभवांतर क्या है, ईपी तो है। अरे जो ये सेल लगाए संचायक बैटरी है, ये कौन सी बैटरी है, संचायक बैटरी। इस संचायक बैटरी का जो विद्युत वाहक बल ईपी है वो ईपी क्या होता है, इस तार ए बी पर एक समान रूप से यानी इक्वली क्या होता है, डिवाइडेड होता है। मतलब विभवांतर ये डिवाइडेड हो जाता है, पूरे तार ए बी पर इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट ए पर, तार के स्टार्टिंग पॉइंट ए पर तो ये 0 होता है, लेकिन लास्ट पॉइंट पर क्या हो जाता है, ये ईपी हो जाता है। लास्ट पॉइंट पर क्या हो जाता है, ईपी। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए और बी के मध्य जो विभवांतर बनेगा, तार के सिरे ए व बी के मध्य विभवांतर बनेगा, वो विभवांतर किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ईपी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ईपी के। क्योंकि ये ईपी क्या होता है, इस पूरे तार ए बी पर क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली, ठीक है ना। स्टार्टिंग तो यहाँ 0 रहेगा, लेकिन आगे बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ आके मैक्सिमम ईपी हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, पूरे तार पर किसका विभाजन हुआ है, ईपी का विभाजन हुआ है, यानी विभवांतर ईपी का विभाजन हुआ है, यानी डिवाइडेशन हुआ है या वितरण हुआ है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो तार ए बी के सिरों पर विभवांतर क्या है, वी ए बी, जो कि किसके बराबर है, ईपी के बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है ना, ये क्लियर करो ये पॉइंट, ठीक है ना। ये किस प्रकार से आरएच का ये प्रतिरोध का धारा नियंत्रण का प्रतिरोध नगण्य करने की वजह से क्या होगा, नगण्य होने की वजह से क्या होगा, जो ये सेल का जो विद्युत वाहक बल है ईपी, ये पूरे तार पर इक्वली डिवाइड होता है ए बी पर, है ना, एक समान रूप से वितरित होता है। और ये इस तार ए बी का जो विभवांतर बनेगा वी ए बी, वो किसके बराबर होगा, ईपी के बराबर होगा। क्योंकि ए पर विभवांतर क्या है, 0, बी पर क्या होगा, ईपी, तो ए पर विभव क्या है 0, बी पर विभव क्या है ईपी, तो विभवांतर क्या होगा, ए और बी के बीच विभवांतर वी ए बी बराबर ईपी होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो आगे की जो भी पॉइंट्स हैं वो बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा भाई, दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी, जो ये संचायक बैटरी लगाई है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या, ईपी, वो क्या होना चाहिए, अज्ञात जो हमने सेल लगाया है उस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये ईपी का जो मान है वो ई से ज़्यादा होना चाहिए, ईपी बड़ा होना चाहिए, किससे, ई से बड़ा होना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, धारामापी में विक्षेप है वो दोनों तरफ से मिलेगा, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से मिलना चाहिए विक्षेप। और इसके लिए आपको जो संचायक बैटरी जो लगाई उसका विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है, मतलब जो हमने सेल लगाया जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उससे ज़्यादा होना चाहिए संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल। ये बात भी याद रखिएगा। और अब इसके बाद में क्या करना होता है, देखिएगा यहाँ पर पूरे, यहाँ इस तार की लंबाई जैसे कि हमने क्या मान ली है, तार की लंबाई यहाँ एल मान ली है, ठीक है। इस पूरे तार की लंबाई क्या मान ली, कैपिटल एल मान ली। और विभव क्या है, जिसका पतन हो रहा है, वो विभव क्या है, यहाँ पर ईपी है। तो एकांक लंबाई पर विभव पतन कितना होगा, एक्स, जिससे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बराबर होगा ईपी अपॉन एल के रूप में होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलते हैं। इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन ही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता, जो कि ये विभव मापी का ही सिद्धांत होता है, ठीक है ना। अब इसको पहले एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब जो लैंग्वेज लिखी हुई उसको बोल देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिर देखिएगा, विभव मापी की तार एपी के साथ श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी ईपी धारा नियंत्रक आरएच तथा कुंजी के जोड़ते हैं, इसे विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करना है, जिसके धन सिरे को ए से तथा ऋण सिरे को धारा मापी से जोड़कर जो कि जैसे जोड़ते हैं, इस परिपथ को हम द्वितीयक परिपथ बोलते हैं। द्वितीयक परिपथ में सेल का जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर होता है वो प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल से सदैव कम होना चाहिए। यदि प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक आरएच का जो प्रतिरोध है अगर न्यूनतम या नगण्य है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, देखिएगा भाई सॉरी, सेल का विद्युत वाहक बल है ईपी, वो संपूर्ण रूप से विभवमापी के तार पर समान रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित होता है, ठीक है ना। तार पर समान रूप से विभाजित होता है, क्योंकि तार का अनुप्रस्थ काट क्या है, एक समान है। यदि विभवमापी की तार की लंबाई एल है तो विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल ईपी है तो समान रूप से एल लंबाई पर विभाजित होगा। देखिएगा भाई, यदि विभवमापी की तार की लंबाई अगर एल है तो विद्युत वाहक बल जो ईपी है वो समान रूप से एल लंबाई पर क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब पूरी लंबाई पर, पूरे जो तार की लंबाई एल है उस एल लंबाई पर क्या हो, किसका विभाजन होगा, विद्युत वाहक बल ईपी का इक्वली क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है ना, पूरे तार पर, यानी तार की लंबाई एल पर। अतः विभव मापी की एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर विभव पतन क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगी। ये भी याद रखिएगा, ये विभव मापी का सिद्धांत भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो विभव मापी होता है उसकी जो एकांक लंबाई है वो पूरे तार की लंबाई कितनी है, एल है,
तो विभवमापी की एकांक लंबाई पर, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर, ठीक है ना, जो विभवमापी है उसके जो तार है उसकी एकांक लंबाई पर, विभवमापी की जो तार है उसकी एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होगा, विभव पतन यानी पोटेंशियल लॉस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता यानी x बराबर EP अपॉन L। ये कैपिटल L है भाई। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इधर साइड में लिख दिया, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ साइड में लिख रखा है मैंने, ठीक है ना, x इक्वल्स टू EP अपॉन L के रूप में। तो EP बराबर होता है XL और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस VAB के इक्वल होगा। क्यों होगा ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, समझ में आई बात भाई। अरे अभी भी मैंने बताया कि ये जो EP है ना वो उस तार AB पर इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड होता है। कहने का मतलब A तार के बिंदु A व B के मध्य विभवांतर EP किसके बराबर होगा, VAB के बराबर होगा, क्योंकि VAB से तो लिखेंगे भाई, A और B के मध्य विभवांतर को VAB से लिखेंगे, और VAB किसके बराबर है, EP, क्योंकि इस EP का क्या हो रहा है, उस तार AB पर इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो ये VAB किसके बराबर हो जाएगा, EP के, और ये EP किसके बराबर है, XL के बराबर है। यहाँ से दिख रहा है आपको। इक्वेशन नंबर 2 है, यदि विभवमापी के तार का अगर प्रतिरोध अगर हम R बता दें, मतलब जो तार है उसका प्रतिरोध क्या है, R है, कैपिटल R है, तो उस प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है, तो VAB बराबर क्या होगा, IR होगा, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, अगर वो जो विभवमापी का जो तार हमने लगा रखा है, विभवमापी का जो तार है उस तार का प्रतिरोध अगर R है और उसमें प्रवाहित धारा I है, तो उस तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा VAB, वो हमारा VAB IR होगा, ठीक है। VAB बराबर क्या होगा, IR होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी जरूरी ध्यान रखिएगा आप। देखिएगा भाई, आप ध्यान से देखिएगा, हाँ, VAB बराबर क्या होगा, IR होगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना भाई। EP बराबर तो ये हो गया XL इक्वल्स टू VAB, और VAB बराबर ये होगा IR। क्यों हो गया, आपको पता चली गया, क्योंकि तार AB का प्रतिरोध R है, उसमें प्रवाहित धारा I है, तो विभवांतर VAB क्या होगा, IR। 2 और 3 को इक्वल कर देना, XL बराबर क्या हो जाएगा, IR, तो X बराबर I इंटू R अपॉन L हो जाएगा, ठीक है। X का मान किसके बराबर, IR इंटू L, और R अपॉन L क्या होता है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध होता है, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो X बराबर I सिग्मा होता है। अब यहाँ पर जो ये X है विभव प्रवणता प्रवाहित धारा यानी उस जो तार है, तार जो भी लिया हमने विभवमापी का जो तार था ना, जो 10 मीटर लंबा तार था, उस तार में जो प्रवाहित धारा है वो भाई, तार में प्रवाहित धारा क्या है, I है, और यहाँ क्या है, सिग्मा क्या है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। इन दोनों की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, जो ये विभव प्रवणता है किन बातों पर डिपेंड करती है, प्रवाहित धारा पे और एकांक लंबाई का प्रतिरोध, उस पर डिपेंड करती है। मैंने साइड में लिखा R/L बराबर सिग्मा, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। यदि विभवमापी के, ये तो हो गया हमारा, अब इसके आगे देखिएगा, यदि विभवमापी का जो तार है उस तार पर हमने क्या ले लिया, बिंदु A से स्मॉल l लंबाई, स्मॉल l दूरी पर कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, बिंदु ले लिया, बिंदु जैसे C ले लिया भाई, यहाँ पर कोई बिंदु मैंने C ले लिया, ठीक है। विभवमापी का पूरा तार है, मतलब AB, तार AB है, और उस तार AB पर क्या ले लिया मैंने, एक तीसरा बिंदु ले लिया, C ले लिया, जो कि बिंदु A से स्मॉल l दूरी पर है, स्मॉल l दूरी पर है। तो बिंदु A और C के बीच में विभवांतर क्या होगा, VAC बराबर XL ही तो होगा भाई। अरे ये सभी बात हो गई ना। अरे एकांक लंबाई पर विभव पतन कितना होता है, X होता है, तो L लंबाई पर विभव पतन क्या होगा, XL, जो कि VAC के बराबर होगा, ठीक है ना। बिंदु A व बिंदु C के मध्य विभवांतर ये हो जाएगा, VAC बराबर क्या होगा, XL होगा। इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना। तो यहाँ VAC का मान XL है, ये हमने खुद मतलब यहाँ कंसिडर किया है। हमने ये माना है कि बिंदु A से हमने क्या ले लिया, L दूरी पर कोई बिंदु C ले लिया, ठीक है। तो A और C के बीच में विभवांतर VAC क्या होना चाहिए, तो VAC क्या होना चाहिए, जो कि VAC क्या होना चाहिए, एकांक लंबाई का विभव पतन X होता है, तो L लंबाई का क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। तो VAC बराबर XL। इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पर X भी क्या है, ज्ञात है, L भी क्या है, ज्ञात है, VAC भी क्या है, ज्ञात है, ये फिक्स है, ये फिक्स करें। लेकिन जब L चेंज होता है तो VAC भी क्या होता है, चेंज होता है। अगर L परिवर्ती होता है तो VAC भी क्या होता है, परिवर्ती होगा, ये बात याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, जो जोकी होती है, यानी स्लाइड, जिसे स्लाइडर भी बोल सकते हो, जोकी विसर्पी कुंजी भी बोल सकते हो उसको, तो उस जोकी को हम क्या करते हैं, तार पर क्या करते हैं, विभवमापी के तार पर दाएं बाएं खिसकाते हैं। जैसे दाएं बाएं खिसकाओगे तो उस तार पर खिसकाओगे तो धारामापी में एक स्थिति हमें मिलेगी। धारामापी में एक स्थिति कौन सी, जिसे हम शून्य विक्षेप स्थिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो धारामापी में जैसे ही शून्य विक्षेप आता है, तो जैसे ही शून्य विक्षेप आता है तो हम क्या करते हैं, उस तार पर क्या कर लेते हैं, उस तार पर क्या कर लेते हैं, उस बिंदु की स्थिति को हम नोट कर लेते हैं। समझ में आती बात, नहीं समझ में आई। देखो भाई, अभी समझ में आएगी। ये 5 हो गया। देखिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो देखिए, X और L ज्ञात है, अतः VAC भी ज्ञात विभवांतर है, लेकिन L का मान अगर परिवर्ती होने से VAC भी क्या होता है,
परिवर्ती विभवांतर होगा, अर्थात VSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, L के बदलने से VSC भी बदलेगा। लेकिन यदि विभवमापी के तार पर हम क्या करेंगे, जोकी को दाएं बाएं खिसकाएंगे तो धारामापी में क्या मिलेगा, शून्य विक्षेप मिलेगा। और वो शून्य विक्षेप मान लेते हैं कि कहाँ मिल गए हैं, L लंबाई पर मिल गए, यानी AC बराबर L लंबाई पर मिल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई बोलते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में जैसे ही शून्य, मतलब हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि तार पर जोकी को दाएं बाएं खिसकाते हैं तो धारामापी में शून्य विक्षेप मिल जाता है, और वो मान लेते हैं L लंबाई पर मिल गया, यानी C बिंदु पर वो विक्षेप मिल गया, तार के प्रारंभ बिंदु A से और L दूरी पर क्या मिल गया हमें, वो शून्य विक्षेप मिल गया, जो कि धारामापी में मिलेगा। भाई धारामापी में देखेंगे कि धारामापी में जैसे 0 पर वो नीडल आएगी तो हम क्या करेंगे, हम उस तार की लंबाई को नोट कर लेंगे, और वो तार की लंबाई L आई, और वो किसके बराबर, AC के बराबर है। तो यहाँ जैसे इसको हम बोलेंगे संतुलन लंबाई, कौन सी लंबाई, संतुलन लंबाई। और इसी अवस्था में क्या होगा, अज्ञात विद्युत वाहक बल E का मान है वो विभवमापी के तार पर ज्ञात विभवांतर के बराबर होगा, मतलब विभवमापी के तार पर जो ज्ञात विभवांतर आया है ना VSC, उसके बराबर होगा। यही हमारा क्या विभवमापी का सिद्धांत है, E बराबर VSC बराबर XL होगा, जो कि इक्वेशन 6 होगा, ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है। तो यही था हमारा थ्योरी, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, लेकिन आप बस ये समझ जाना कि भाई किस प्रकार से ये किसके मेन टारगेट क्या है, मेन पर्पज़ क्या है। मेन पर्पज़ यही है कि बस खाली आपको ये ध्यान रखना, शून्य विक्षेप, ठीक है ना, शून्य विक्षेप को याद रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, उस जोकी को तार पर दाएं बाएं खिसकाना है, ठीक है। और उस तार पर जैसे आप दाएं बाएं खिसकाओगे ना, तो धारामापी में क्या मिलेगा आपको, शून्य विक्षेप मिलेगा, मतलब नीडल कहाँ मिलेगी, 0 पे मिलेगी। जैसे नीडल 0 पे आए तो आपको क्या करना है, उस तार पर क्या देखना है, उस तार पर उस लंबाई को नोट करना है, उस तार की लंबाई को नोट करना है, जिस लंबाई पर क्या है, धारामापी में शून्य विक्षेप आया है, उसको नोट करना है, और उसे हम संतुलन लंबाई बोलेंगे। और वो संतुलन लंबाई जैसे कि तार के प्रारंभिक बिंदु A से और L दूरी यानी बिंदु C तक आई है, मतलब बिंदु C तक आई है वो लंबाई, यानी AC बराबर L आया है, कहने का मतलब। तो AC बराबर L आया है, तो A और C के मध्य विभवांतर क्या है, VSC है, जो कि क्या है, ज्ञात विभवांतर है। और ये ज्ञात विभवांतर किसके बराबर होगा, जो अज्ञात विभवांतर है, अज्ञात विभवांतर जो हमने लिया है द्वितीयक परिपथ में, अज्ञात विभवांतर या अज्ञात विद्युत वाहक बल, उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यही हमारा इसका विभवमापी का सिद्धांत है, ठीक है। तो VSC के बराबर होगा, E बराबर VSC बराबर XL होगा। तो इक्वेशन नंबर 6 है, ये हमें प्रूफ करना था, ये बताना था कि ये अज्ञात विद्युत वाहक बल क्या होता है, ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ज्ञात विभवांतर के बराबर हो गए ना, क्योंकि हम जोकी को स्लाइड किया, दाएं बाएं खिसकाया, और हमें धारामापी में शून्य विक्षेप मिल गया, और वो विक्षेप कहाँ मिला है, तार की संतुलन लंबाई L पर प्राप्त हुआ है, और AC बराबर L पर प्राप्त हुआ है। वो AC का मतलब A और C के मध्य जो विभवांतर है VSC, वो किसके बराबर हो जाएगा, उस केस में अज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाएगा, यानी E के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, धारा नियंत्रक RH का जो प्रतिरोध है वो R प्राइम है, ठीक है, ये मान लिया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा, इस केस में समीकरण 7 से बन जाएगा, I बराबर EP अपॉन R प्लस R प्राइम प्लस R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा, ये तो आपको पता है, ऐसे कर सकते हो आप, विद्युत वाहक बल में प्रतिरोध से डिवाइड कर देना, टोटल प्रतिरोध से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या x भी निकाल सकते हैं, x बराबर क्या होता है, I इंटू सिग्मा। देखिए इक्वेशन नंबर 4 से देखिएगा, यहाँ से इक्वेशन 4 I सिग्मा होता है, तो I की जगह रख दिया, I की जो वैल्यू है ना फ्रॉम इक्वेशन 7 से, तो ये I की वैल्यू इंटू सिग्मा होगी। लेकिन क्या R सिग्मा की जगह हम क्या कर देंगे, R अपॉन L भी रख देंगे यहाँ से। लेकिन यदि हम क्या कर लें, स्मॉल r का मान 0 और R डैश भी 0 कर दे, दोनों R डैश और स्मॉल r दोनों को 0 कर दे, तो उस केस में ये आ जाएगा x बराबर EP अपॉन L, और EP का मान पता ही आपको I इंटू R होता है। ये देखिए EP बराबर, यहाँ देखिएगा EP स्टार्टिंग में किया था ना, EP बराबर, देखिए यहाँ EP बराबर VAB होता ना, तो VAB किसके बराबर, IR के, तो EP किसके बराबर हुआ, IR के तो हुआ। तो यहाँ IP की जगह मैंने क्या कर दिया, IR कर दिया, IR अपॉन L कर दिया, और R का मान रख दिया, प्रतिरोधकता की फॉर्म में लिख दिया, R का मान क्या होता है, रो इंटू कैपिटल L अपॉन A है। तो ये मान जैसे आप रखोगे तो देखिएगा यहाँ से ये L से L कट जाएगा, I रो अपॉन A हो जाएगा, x बराबर I रो अपॉन A, और A की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, तार का अनुप्रस्थ काट कितना होता है, पाई R स्क्वायर। तो इस प्रकार से x बराबर I रो अपॉन पाई R स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या देखना है, ये जो विभव प्रवणता वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में कि जो विभवमापी की जो विभव प्रवणता होती है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है विभव प्रवणता। तो याद रखिएगा, ये विभवमापी की तार में प्रवाहित धारा I पे डिपेंड करती है, रो प्रतिरोधकता पे डिपेंड करती है, मतलब प्रतिरोधकता की डायरेक्टली समानुपाती होती है ना, और यहाँ धारा की डायरेक्टली समानुपाती होती है। और यहाँ जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या
तार की जो रेडियस है उस रेडियस के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ स्पेस नहीं बचा है, मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो तार की जो रेडियस है ना उसके स्क्वायर के डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, मतलब तार के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है ये विभव प्रवणता। और एक ये आपको पता होना चाहिए, सिग्मा के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये विभव प्रवणता सिग्मा के भी डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये सिग्मा यानी तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है उसके भी डायरेक्टली समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, ठीक है भाई। तो ये आप थोड़ा मतलब ढंग से समझना इस चीज़ को, है ना। एक्सप्लेन बढ़िया करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि भाई यहाँ इतना एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाता ना, विदाउट बोर्ड तो मुश्किल है, पर जैसा भी है मैंने कोशिश की है यहाँ समझाने की। ओके, थैंक यू।